नमस्कार। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हिंदी भाषा की ध्वनि संरचना। पहले के दो वीडियोस में हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा क्या होती है, हिंदी भाषा और व्याकरण का आपसी संबंध क्या है और किस तरह से हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ी जाए कि इसमें न केवल हमारा ज्ञान बढ़े बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका हमें बहुत फायदा भी मिले। तो आज का ये टॉपिक निश्चित रूप से कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके काम का बहुत ज्यादा है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ध्वनि संरचना। हिंदी भाषा में ध्वनि संरचना को जानने से पहले ध्वनि शब्द का अर्थ क्या है और संरचना शब्द का अर्थ क्या है इसको समझेंगे। ध्वनि शब्द का अर्थ है साउंड, यानी हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियां स्वीकार की गई हैं और संरचना का मतलब होता है बनावट। तो हिंदी भाषा में ध्वनि संरचना के अंतर्गत ध्वनि वह संरचना है जो हिंदी भाषा को पूरा का पूरा एक संपूर्ण रूप प्रदान करती है। हिंदी भाषा की स्थायी 59 ध्वनियों को ध्वनि संरचना के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसको पढ़ना क्यों है, क्या फायदा है इसको पढ़ के। ध्वनि संरचना को पढ़ने के बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि जिन स्थायी ध्वनियों को हम पढ़ते हैं उनको पढ़ने से हमें हिंदी के शब्द अच्छी तरह से समझ में आते हैं, हिंदी लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जिन लोगों से मात्राओं की गलतियां होती है ना, कि वह कह रहा था कि में छोटी की मात्रा लगानी है कि बड़ी की मात्रा लगानी है, कीमत शब्द में बड़ी की मात्रा लगानी है कि छोटी की मात्रा लगानी है, ऐसे बहुत सारी मात्राओं की उलझने, यानी कि हिंदी में मात्राओं में होने वाली सारी गलतियां ध्वनि संरचना को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद समाप्त हो जाती हैं। दूसरा फायदा यह होता है कि ध्वनि संरचना अच्छे से पढ़ने से हिंदी भाषा और व्याकरण का एक टॉपिक है संधि। संधियां बहुत अच्छे से बनने लगती हैं। इसके अलावा समास में भी बड़ी सहायता मिलती है। तो हिंदी में ध्वनि संरचना को पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हिंदी विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है, जिसमें विश्व की सभी ध्वनियां किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसमें प्रयोग होती हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती हैं। तो ध्वनि संरचना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, मैं आपको आपके बचपन की याद दिलाना चाहता हूं। या मैं जब स्कूल जाता था या आप जब स्कूल जाते थे तो आपको याद है आप क ख ग घ ई ये सब पढ़ते थे कि नहीं? और आपको बहुत उलझन होती थी कि ये क्या है, इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है। दरअसल ये सभी ध्वनियां थी। हिंदी भाषा में जो स्थायी 59 ध्वनियां हैं, 59 ध्वनियां हैं, उन 59 ध्वनियों को हम स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ध्वनियों में बांट लेते हैं। और इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये ध्वनियां वर्ण या अक्षर बन जाती हैं। जैसे क ख ग अ ई ये वर्ण और अक्षर भी हैं जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं, और ये ध्वनियां भी हैं जिन्हें हम स्वर ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियां और अयोगवाह ध्वनियों में बांटते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी ध्वनियों को समझेंगे। आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि जो टॉपिक आप अभी सुन रहे हैं और जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसके पढ़ने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसको पढ़ना बहुत रोचक है नहीं। मैं ये दावा नहीं करता कि आप बहुत अच्छे से और अपनी उंगलियों पे बता पाएंगे कि आ ई उ क्या है, कैसे आता है, या आप बहुत अच्छे से स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ध्वनियां किसी को समझा पाएंगे। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि अगर आप इसको ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, और यहां अगर आप इन प्रश्नों को सही कर ले जाते हैं तो आपको बाकी एस्पिरेंट से बहुत ज्यादा बढ़त मिल जाती है। तो आइए एक साथ कोशिश करते हैं कि इस विषय को अच्छे से समझें। सबसे पहली जो चर्चा है वो स्वर ध्वनियों को लेकर की जानी चाहिए। स्वर ध्वनि का मतलब होता है कि ऐसी ध्वनियां जिनका प्रयोग करते समय किसी और ध्वनि की आवश्यकता ना पड़े। जैसे अ, आ, ई, ये कौन से शब्द हैं? माफ कीजिए, ये कौन सी ध्वनियां हैं? ये वो ध्वनियां हैं जो अपने आप में मूल रूप से स्वतंत्र हैं।
तो स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण हम बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के कर सकते हैं। हिंदी में आमतौर पर 12 स्वर स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मूल स्वर, यानी कि ऐसे स्वर जिनमें कहीं कोई विभाजन नहीं हो सकता, ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनते हैं, यानी कि अगर हम 2 मूल स्वरों को एक साथ जोड़ दें तो दीर्घ स्वर बन जाएगा। जैसे आ, अ और अ को मिलाकर बनता है आ, ई और ई को मिलाकर बनता है ई। इस तरह से 4 दीर्घ स्वर हुए, आ, ई, उ और री। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि री, जिससे ऋषि शब्द बनता है, वो स्वर है, और ज्यादातर लोग उसको व्यंजन भी समझ लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आ, ई, उ और री ये दीर्घ स्वर है। इस तरह से स्वर जो 3 भागों में बांटे गए, उनमें मूल स्वर और दीर्घ स्वर, ये 2 आपने इसके प्रकार समझे। और अब जो इसका तीसरा प्रकार है, उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उन स्वर ध्वनियों को कहते हैं जो अलग अलग स्वरों को मिलाकर बनती हैं। जैसे अ और ई को मिलाकर ए, अ और ए को मिलाकर ए, अ और उ को मिलाकर ओ, और अ और ओ को मिलाकर औ। आपको यहां पर थोड़े से और अधिक अभ्यास की आवश्यकता होगी। क्या करना होगा आपको एक तो इसको खुद पढ़ते समय जोर से बोलना है, इसका उच्चारण जोर से करना है। दूसरा, सिर्फ इसको समझने का प्रयास करना है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप जैसे जैसे इनको जोर जोर से बोलेंगे और पढ़ेंगे, आपको अपने आप ही समझ में आते जाएंगे। तो स्वर तो हमने समझ लिए। अब बारी आती है व्यंजन ध्वनियों की। हिंदी भाषा में कुल 45 व्यंजन स्वीकार किए गए हैं, और इन 45 व्यंजनों में बहुत ही अलग अलग तरीके से इनको बांटा गया है। जैसे इनके बोलने के तरीके से, या इनके उच्चारण के स्थान के तरीके से, कि इनको बोलते समय टंग हमारी कहाँ कहाँ टच होती है। तो ये कुछ वर्गीकरण ऐसा है जो थोड़ा सा समझने में मेहनत हमें लगती है। तो उसके पहले हम समझेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण हम किसी स्वर ध्वनि के बिना नहीं कर सकते, यानी कि व्यंजन को बोलते समय हमें एक स्वर ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ जो 45 व्यंजन हैं, उनका वर्गीकरण भी बड़ा मजेदार है। तो कैसे समझेंगे उसको समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को समझना होगा। ये शब्द अलग अलग हैं। जैसे अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? अंतस्थ का मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के बीच प्रतीत होते हैं, यानी कि वो थोड़े से स्वर लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो स्वर साउंड है, स्वर ध्वनियां हैं, और ऐसा लगता है कि वो व्यंजन ध्वनियां भी हैं। होते तो वो व्यंजन ध्वनियां ही हैं, लेकिन वो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियां कहलाती हैं, प्रतीत होती हैं, लगती हैं ऐसे। जैसे य, र, ल, व, ये कहलाती हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आपको कुछ शब्द यहां समझने होंगे। जैसे एक शब्द है अंतस्थ, जो मैंने समझा दिया। एक शब्द है अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण का बड़ा ही आसान मतलब है। अल्प यानी थोड़ा सा, प्राण यानी हवा, वायु, यानी जिन ध्वनियों को बोलने में कम वायु लगती हो, कम वायु, कम ताकत लगती हो, सीधी सी बात है, थोड़ी सी ताकत लगती हो, उन्हें हम कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन। जिनको बोलने में ज्यादा वायु का प्रयोग होता है, उनको महाप्राण कहते हैं। जैसे श, श, ये कैसे अक्षर हैं, कैसी ध्वनियां हैं? जो महाप्राण है, जिनको बोलने में ज्यादा ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। वहीं य, र, ल, ये कौन है? ये अल्पप्राण है। तो इनके नाम खतरनाक हैं, लेकिन इनके मीनिंग खतरनाक नहीं है। इसी ढंग से सघोष और अघोष का मतलब होता है कि ऐसी ध्वनियां जो कम सुनाई देती हैं, यानी कि जैसे क, ख, ग, घ, इनको कितनी भी ताकत से बोला जाए, ये थोड़ी सी कम सुनाई देती है। सघोष का मतलब क्या होता है? जिनको बोलते ही वो तीव्र गति से सुनाई देती है, जैसे ट, ठ, ड। सब बड़ा मजेदार भी है ना, और कुछ लोगों के लिए शायद ये थोड़ा सा रोचक ना हो रहा हो,
लेकिन आपको अपने एग्जाम में इन शब्दों का सामना करना ही पड़ेगा। तो महाप्राण, अल्प प्राण, अंतस्थ, ऊष्म, सघोष, अघोष, ये बहुत ही आसान से शब्द हैं, लेकिन एक शब्द बहुत ही ज्यादा आवश्यक है समझने के लिए, और वो शब्द है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के स्थान के आधार पर हम इन्हें 5 भागों पर बांटते हैं। कैसे 5 भाग? बहुत ही आसान आपको आंसर देता हूं। जैसे त, थ, द, ध, न, इनको आप बोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि इनको बोलते समय आपके जो दांत है और जो आपकी टंग है, तो टंग आपकी कहां टकराती है? आपके दांतों में। बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न। तो ये टंग जब दांतों से टकराई तो हिंदी के विद्वानों ने इसको कहा कि ये दंतव्य ध्वनियां हैं या वे ध्वनियां हैं जिन्हें दांतों के माध्यम से, दांतों की सहायता से बोला जाता है। आप सोच रहे होंगे दांतों की सहायता से तो कुछ बोला नहीं जाता। दांतों की सहायता से नहीं बोला जाता, लेकिन उच्चारण का स्थान दांत है, यानी कि टंग दांतों का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें दंतव्य व्यंजन कहा जाता है। इसी तरीके से वर्गीकरण का ये आधार स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो आपने देखा कि व्यंजन ध्वनियां जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन, और जो आपने समझे अभी स्पर्श व्यंजन जिसकी सूची आपके सामने है, और ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिनको हमें विशेष ऊर्जा, एनर्जी का प्रयोग करके बोलना होता है, जैसे श, श, स और ह। ये इसके उदाहरण है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा होगा। आप जैसे जैसे इसका अभ्यास करते जाएंगे, हिंदी भाषा की ध्वनि संरचना की समझ आपकी बेहतर होती चली जाएगी। इसके बाद जैसे नुक्ता एक शब्द होता है जहां हम अक्षर के नीचे एक बिंदु लगाते हैं, क, ख, ग, ज और फ। ये नुक्ते के साथ मैंने अभी बोले, ये भी फारसी से लिए गए 4 व्यंजन हैं। अपभ्रंश भाषा से ड़ और ढ लिया गया, और एक श्र, जैसे श्रमिक, श्री, श्रीमती शब्द जिनसे बने हैं, श्र एक संयुक्त व्यंजन है जिसको प्रचलित संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इस तरह से हम हिंदी में 45 व्यंजनों को समझ सकते हैं। कौन से 45? जो मूल रूप से 36 हैं और शेष 9 व्यंजन हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। आपको ये समझना होगा कि स्वर और व्यंजन की ध्वनियां हिंदी भाषा के समग्र संसार को पूरा करती हैं। हिंदी भाषा की ध्वनि संरचना में आपने स्वर और व्यंजन को विस्तार से समझा। आशा है आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे। अब हिंदी भाषा के ध्वनि संरचना में तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, और ये जो तीसरा वर्गीकरण है इसे कहते हैं अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो ना तो स्वर हैं न व्यंजन है। स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है। जैसे स्वर बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोला जाता है, अयोगवाह ध्वनियां उस तरह से नहीं बोली जाती, इसलिए ये स्वर नहीं है। तो अयोगवाह ध्वनियां 3 होती हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार एक नासिक्य यानी कि नेजल साउंड है, जिसका अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला, यानी ऐसी ध्वनियां जो स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार के उदाहरण हैं गंदा, खंबा। इनमें आप देखेंगे कि अ ध्वनि के बाद जो स्वर था उसके बाद ये ध्वनि आई। इस तरह से ये होती हैं अनुस्वार ध्वनियां। अनुनासिक वे ध्वनियां होती हैं जो नासिक ध्वनि में यानी कि नेजल साउंड में स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती हैं। यानी कि जैसे आपको कोल्ड हो जाता है जब, और आपकी आवाज एक मिश्रित नेजल साउंड जैसी निकलती है, उसको हम कहते हैं अनुनासिक ध्वनि। तो अनुनासिक में का सबसे अच्छा उदाहरण है चंद्रबिंदु, जैसे बांस, जोंक, इन्हें हम अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। विसर्ग
अब लगभग नहीं प्रयोग होता, क्योंकि यह ह ध्वनि के रूप में उच्चारित होता है। जैसे आपने सुना होगा अतः, अतः मैं यहां से जाता हूं। एक और शब्द है प्रायः। प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। इस तरह से प्रायः, अतः, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ह ध्वनि सुनाई देती है, जिसे दो बिंदुओं के माध्यम से लगाया जाता है। इसे विसर्ग ध्वनि कहते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में आपने देखा कि 12 स्वर, 45 व्यंजन और 3 अयोगवाह ध्वनियां हैं। दरअसल अयोगवाह ध्वनियां 2 ही हैं, क्योंकि अनुस्वार और अनुनासिक को एक ही माना जाता है और विसर्ग को एक अन्य ध्वनि। इस तरह से अयोगवाह ध्वनियां 2 हैं। कुल मिलाकर ये सभी ध्वनियां 59 हो जाती हैं और ये हिंदी भाषा की शब्द संरचना का निर्माण करती हैं, अक्षर संरचना का निर्माण करती हैं। भाषा की ध्वनि संरचना में 59 ध्वनियों की बहुत ही संक्षिप्त जानकारी आपने ली। आप इस वीडियो को जब भी देखते हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसका उच्चारण करके इसे पढ़ें। पढ़ते समय इसका उच्चारण जरूर करें और इन ध्वनियों की एक अच्छी जानकारी लेकर आप हिंदी भाषा की न केवल समझ बढ़ा सकते हैं, बल्कि बहुत सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से आप हल कर सकेंगे। इस आशा के साथ ध्वनि संरचना का ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से पढ़िए, इसको अपनाइए। तो अगले वीडियो में शब्द संरचना की बात हो जाए तो ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे शब्द संरचना।